अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मियोसिस। जैसे कि हमने सेल साइकिल वाला चैप्टर स्टार्ट किया, हमने उसमें पढ़ा कि सेल जो है वो दो तरह से डिवाइड कर सकता है, एक माइटोसिस के ज़रिए या फिर मियोसिस के ज़रिए। यानी कि ये दोनों सेल डिवीजन ही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स के अंदर मेनटेन रहता है। यानी कि जो पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स का जो है उनका नंबर क्या रहेगा, 46 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। लेकिन मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ। ठीक है, यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मियोसिस के रिजल्ट में जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मियोसिस और माइटोसिस में है। माइटोसिस हमने पढ़ा कि हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स दोनों तरह के सेल्स में हो सकती है, लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है डिप्लॉइड सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैप्लॉइड सेल लिखा है, वो मिस्टेक है, यहाँ पे डिप्लॉइड आएगा। मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं हो सकती, डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होगी। इसीलिए तो जो मियोसिस के रिजल्ट में डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो मियोसिस जो है वो होती है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, लेकिन माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है। ठीक है, अब मियोसिस जो है वो एनिमल्स में होती है जब गैमीट्स फॉर्मेशन करनी हो, यानी कि जब एग और स्पर्म फॉर्मेशन होनी हो। ठीक है, और प्लांट्स में कब होती है, जब स्पोर फॉर्मेशन करनी हो। ठीक है, प्लांट जो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर्स बनाते वक्त मियोसिस की डिवीजन होगी, और एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है। मियोसिस को हम आगे से फर्दर दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम करेंगे मियोसिस 1 और दूसरी है मियोसिस 2। यानी मियोसिस को हमने दो स्टेजेस में डिवाइड करना है। दो स्टेजेस से होके मियोसिस जो है वो सेल के अंदर कंप्लीट होती है, दो डिवीजन से कंप्लीट होती है। एक पहली जो डिवीजन होती है वो हो गई मियोसिस 1 और दूसरी डिवीजन हो गई मियोसिस 2। ठीक है, यानी कि मियोसिस एक सेल में हुई तो उसमें पहले होगी मियोसिस 1 और उसके रिजल्ट में बनेंगे दो डॉटर सेल्स। फिर उन्हीं दो डॉटर सेल्स में होगी मियोसिस 2 और उसके रिजल्ट में बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। तो बेसिकली एक सेल में मियोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन माइटोसिस में जो डिवीजन हुई थी उसमें माइटोसिस के रिजल्ट में पेरेंट सेल से सिर्फ दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये भी एक मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि जो पहली डिवीजन है यानी कि मियोसिस 1 और जो दूसरी डिवीजन है मियोसिस 2, इनको हम आगे से कौन कौन सी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मियोसिस 1 है वो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि हम जो बोलते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो वो पहली डिवीजन यानी कि मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और जो दूसरी डिवीजन होती है मियोसिस 2, उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, उसमें सेल बिल्कुल माइटोसिस की तरह डिवाइड करते हैं। तो मियोसिस 1 जो है बेसिकली यहाँ पे ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 को आगे से हम फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और सिमिलरली मियोसिस 2 को भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, मियोसिस 2 जो है मियोसिस 2 के बारे में हमने कहा कि ये सेम है माइटोसिस की तरह। तो जिस तरह से हमने माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरह से सेम स्टेप्स के साथ यहाँ पे भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 होगी। डिफरेंस होता है मियोसिस 1 के अंदर, उस डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसको हम आगे से फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है, जबकि जो मियोसिस 2 की प्रोफेज़ है उसमें ये सारी डिवीजन्स नहीं होती, वो बिल्कुल जो माइटोसिस की प्रोफेज़ थी उसकी तरह से होती है। ठीक है, अब अगर हम प्रोफेज़ 1 को डिस्कस करते हैं, मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 कहता है ये लॉन्गेस्ट फेज़ है, यानी कि प्रोफेज़ 1 की जितनी भी फेजेस हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ और प्रोफेज़ की जो आगे से फर्दर 5 स्टेजेस हैं, उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वाली फेज़ कौन सी है, प्रोफेज़ 1।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में से लॉन्गेस्ट है प्रोफेज 1। ठीक है, फिर प्रोफेज 1 की जो स्पेशलिटी है, जो कि माइटोसिस की प्रोफेसेस को डिफ्रेंशिएट करती है, वो है इसमें बनते हैं होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, और इनमें G2 फेज़ नहीं होती। इंटरफेज़ में हमने पढ़ा था ना, 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। लेकिन मियोसिस से पहले जो इंटरफेज़ होगी उसमें G2 फेज़ नहीं होगी। ठीक है, और फिर हमने कहा कि इसमें होमोलोगस पेयर्स बनते हैं। अब होमोलोगस पेयर्स क्या हैं? जैसे कि हमें पता है कि जब एग और स्पर्म मिलता है और उसके रिज़ल्ट में जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में हाफ़ क्रोमोसोम्स आते हैं एग से यानी कि फ़ीमेल से, और हाफ़ क्रोमोसोम्स आते हैं स्पर्म से यानी कि मेल से। यानी कि 23 क्रोमोसोम्स आए मेल से और 23 आए फ़ीमेल से, और दोनों ने मिल के एक डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब ये जो 23 क्रोमोसोम मेल और 23 फ़ीमेल हैं, ये पेयर बना के रहते हैं, यानी कि 23 जो मेल से आए और 23 जो फीमेल से आए, ये किस तरह से रहेंगे? पेयर बना के। हमने कहा कि जो 23 मेल और 23 फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं हर इंसान के अंदर। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स। तो वो 46 क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग नहीं होते बल्कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है, एक है मेल से आया हुआ और दूसरा है फीमेल से आया हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिनमें से 23 पेयर्स में से जो एक क्रोमोसोम है वो मेल का है और दूसरा जो है वो फीमेल का है। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसमें सबसे पहले तो ये बनेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स। ठीक है, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता था। माइटोसिस में ये पेयर्स नहीं होते थे, क्रोमोसोम अलग अलग ही रहते थे। 46 के 46 क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते थे, अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर करते थे, और एनाफेज में वो 46 क्रोमोसोम की जो रेप्लिकेटेड कॉपीज़ थी वो सेंट्रोमेयर से अलग हो जाती थी, जिसकी वजह से 46 जो थे एक डॉटर सेल के पास चले जाते थे और 46 जो थे वो दूसरे डॉटर सेल के पास चले जाते थे। लेकिन मियोसिस में हमने कहा कि होमोलोगस पेयर्स बनते हैं, 23 मेल वाले और 23 फीमेल वाले जो हैं वो क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में रहेंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स। अब क्या होगा? प्रोफेज़ 1 में हमने पढ़ लिया कि लॉन्गेस्ट फेज़ है, होमोलोगस पेयर्स हैं और G2 फेज़ इसमें नहीं है। प्रोफेज़ को हम आगे से फर्दर 5 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन जो है, लेप्टोटीन फेज़ के दौरान क्या होगा? बिल्कुल जिस तरह माइटोसिस की प्रोफेज़ थी उसमें क्या हुआ था कि जो क्रोमेटिन जो था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए थे और कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे क्रोमोसोम्स की शेप में। ठीक है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। तो इसी तरह से लेप्टोटीन फेज़ जो है प्रोफेज़ 1 की, उसमें क्या होगा? क्रोमेटिन जो मटीरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, कंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। जिस तरह से लेप्टोटीन में हम देख सकते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो अब क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे मैंने एक होमोलोगस पेयर ड्रॉ किया है जिसमें एक ब्लू और एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है होमोलोगस जो पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम होता है मेल का और दूसरा होता है फीमेल का। ठीक है, अब क्या होगा? हमें पता है कि जब सेल डिवीजन होनी होती है तो क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या कर लेते हैं? रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो यही जो होमोलोगस पेयर है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है, अपनी अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो ये अभी भी 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। जैसे कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर करता है, वो तब भी एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्योंकि उसके क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो होमोलोगस पेयर था उसके दोनों क्रोमोसोम्स ने अपनी अपनी कॉपी प्रिपेयर कर ली है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे
जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने लिए क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम जिसने अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरा क्रोमेटिड प्रिपेयर किया है, वो दोनों क्रोमेटिड्स आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। लेकिन होमोलोगस पेयर के जो दो क्रोमोसोम्स थे उन दोनों के क्रोमेटिड्स एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट को आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, एक होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम, एक मेल का और एक फीमेल का, दोनों ने अपने आप को डिवीजन से पहले, मियोसिस से पहले क्या कर लिया, रेप्लिकेट, अपनी अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, लैप्टोटीन में हमने कहा क्रोमोसोम्स ने क्या कर लिया, क्रोमेटिन मटेरियल ने कंडेंस होकर कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। अब ये तो हो गया लैप्टोटीन में। अब आ जाती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में एक फिनोमिनन होता है जिसका नाम है साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग। अब होगा पेयरिंग का प्रोसेस। जाइगोटीन फेज़ में वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, यानी कि जो हमने कहा कि 23 पेयर्स होते हैं, पेयर्स बन जाते हैं इस स्टेज के अंदर। तो वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे 23 पेयर्स के, 23 मेल और 23 फीमेल के, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे और आके अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। लैप्टोटीन में सिर्फ क्रोमेटिड कन्वर्ट हुए क्रोमोसोम्स में। जाइगोटीन में हमने कहा कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे 23 मेल के और 23 फीमेल के, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए और उन्होंने इस एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर ली। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो साइनेप्सिस के रिजल्ट में अगर जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाईवेलेंट। बाई मतलब दो, तो इसमें दो क्रोमोसोम्स है ना, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आके हो गए हैं कनेक्ट, और इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास अपना अपना सिस्टर क्रोमेटिड भी है। ठीक है, तो ओवरऑल 4 क्रोमेटिड्स होते हैं इस बाइवेलेंट के अंदर, तो इसलिए हम इसको टेट्रेड भी बोलते हैं। टेट्रेड मतलब 4। तो जाइगोटीन में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग कर ली, एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए और बना दिया बाइवेलेंट का स्ट्रक्चर, यहाँ टेट्रेड। बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम और टेट्रेड मतलब 4 क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब साइनेप्सिस हो गई। अब आ जाते हैं हम पेकाइटिन की तरफ। पेकाइटिन में क्या होता है, पेकाइटिन में होता है क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, यानी कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, हमने कहा था ना कि जो दोनों के अपने अपने क्रोमेटिड्स एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और दूसरे वाले का क्रोमेटिड, दोनों क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद ये अपना अपना क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये जो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स ने क्या किया हुआ है, दोनों क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो गए हैं। ठीक है, दोनों ने अपना जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है, और ये जो स्ट्रक्चर एक बना है उसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा। ठीक है, क्याज़मेटा में क्या हो रहा है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने एक दूसरे के साथ अपना कुछ पार्ट एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा। ठीक है, एक्सचेंज करने के बाद अभी भी वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक्सचेंज करने के बाद वो सेपरेट नहीं हो गए एक दूसरे से। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उन्होंने अपना कुछ पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्याज़मेटा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स अपने क्रोमेटिड्स का कुछ पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है रिजल्ट में उसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। ठीक है, पेकाइटिन स्टेज के बाद आ जाती है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में बेसिकली वो जो क्याज़मेटा था वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक एंड से दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन
वो क्याज़मेटा की जगह पे अभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि क्याज़मेटा जहाँ पे उन्होंने अपने क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज किया हुआ था वहाँ से वो अभी भी स्टिल कनेक्टेड हैं। बाकी ओवरऑल जो हैं वो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है कि वो जो सेपरेशन डिप्लोटीन की फेज में स्टार्ट हुई थी, सेपरेशन डायकाइनेसिस में हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो डायकाइनेसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनकी सेपरेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम्स एक जगह से कनेक्टेड हैं और वो हैं उनके एंड्स, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आप देखें एंड से वो अभी भी कनेक्टेड हैं। डिप्लोटीन में वो क्याज़मेटा की जगह पे कनेक्टेड थे और बाकी वो सेपरेटेड थे, लेकिन डायकाइनेसिस में वो सिर्फ एंड्स से कनेक्टेड हैं। बाकी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। और डायकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो डायकाइनेसिस में क्या हुआ, क्रोमोसोम की सेपरेशन हुई और जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे से न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसअपीयर हो गए, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेज़ 1 जो है वो हो जाती है कंप्लीट। अब प्रोफेज़ के 1 डेफिनेटली होगी मेटाफेज़ 1, और मेटाफेज़ में क्या होता है, मेटाफेज़ 1 में अगर आप देखें कि वही जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे या बाईवेलेंट या टेट्रेड थे, उन्होंने अपने आप को मेटाफेज़ प्लेट के ऊपर अरेंज कर लेना है, ठीक है। यानी पे इक्वेटर पे उन्होंने अपने आप को क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है एक लाइन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 बाईवेलेंट ड्रॉ किए हैं, लेकिन ऐसे 23 बाईवेलेंट्स या टेट्रेड्स होते हैं। तो उन बाईवेलेंट्स ने या टेट्रेड्स ने अपने आप को कर लिया सेंटर पे अरेंज। इसी तरह मेटाफेज़ के दौरान क्या होता है, जो सेंट्रोसोम है वो भी अरेंज हो जाते हैं, और जो फाइबर्स थे, काइनेटोकोर फाइबर्स थे, वो भी क्या हो जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस जो है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर जो काइनेटोकोर था वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स से वो हमने कहा कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, इंटरडिजिटेट करते हैं ऑपोजिट साइड के दोनों जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाती है एनाफेज़, और एनाफेज़ में क्या होगा कि बाईवेलेंट जो हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है जो माइटोसिस की एनाफेज़ थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से सेपरेट हो रहे थे। वहाँ पे बाईवेलेंट्स या टेट्रेट्स तो थे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम जो था वो कहाँ से सेपरेट होता था, उसके क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर के पॉइंट से सेपरेट होते थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम बाईवेलेंट में जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। 23 जो क्रोमोसोम है वो एक साइड पे चले गए और 23 चले गए एक साइड पे। तो एनाफेज़ 1 जो है बेसिकली पूरी मियोसिस 1 के अंदर एनाफेज़ 1 वो फेज़ है जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो रहा है हाफ। अब क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाएंगे क्योंकि 23 होमोलोगस पेयर्स थे ना, तो उसके 23 क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले गए और 23 चले गए एक साइड पे। अब टीलोफेज में क्या होगा कि उन क्रोमोसोम्स के अराउंड बनना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप, और न्यूक्लियाई फिर से रीअपीयर हो जाएंगे। माइटोटिक ऑपरेटस जो था वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो टीलोफेज के रिजल्ट में जो है वो 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बन गए। और फिर इसके बाद होगी 2 न्यूक्लियाई बनने के बाद, यानी कि जो है कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। अब साइटोप्लाज्म जो है उसकी भी डिवीजन हो जाएगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे अब उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर है हाफ, दोनों के पास है 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब टीलोफेज 1 के बाद हमारी मियोसिस 1 हो चुकी है कंप्लीट। मियोसिस 1 के बाद अब हमें पता है कि होगी मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर है माइटोसिस की तरह, जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था। प्रोफेज होगी फिर से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और जो 2 डॉटर सेल्स मियोसिस 1 के रिजल्ट में बने थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 डॉटर सेल्स के अंदर, और उन सेल्स के अंदर भी
वो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हाफ, यानी कि 23। ठीक है। तो मियोसिस 1 जो है बेसिकली वो रिडक्शन डिवीजन है, उसकी जो एनाफेज 1 है उसमें ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जो मियोसिस 2 है उसमें वही जो हाफ क्रोमोसोम का नंबर 2 डॉटर सेल्स के अंदर आया जो मियोसिस 1 के रिजल्ट में बनी थी, तो वो मेंटेन रहेगा नेक्स्ट 4 जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर, यानी कि 23 ही रहेगा। अगर मियोसिस 2 में भी रिडक्शन हो जाए तो फिर जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ से भी हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 होगी, यानी कि दूसरी डिवीजन होगी, उससे पहले जो इंटरफेज होगी वो शॉर्ट इंटरफेज होगी, यानी कि उसमें एस फेज नहीं होती, क्योंकि अब क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम जो थे वो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुके थे जो मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज थी उसमें। ठीक है। तो मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होगी उसमें क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट नहीं करते, एस फेज नहीं होती, इसलिए मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होती है वो काफ़ी शॉर्ट इंटरफेज होती है।